मेरा नाम डॉक्टर कुणाल ज्ञानचंदानी है। मैं भोपाल में संत हृदयराम योगा एंड नेचर क्योर हॉस्पिटल में रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। और आप में से कुछ लोग जो हैं वो हमारे हॉस्पिटल में आ चुके हैं, भोपाल में आ चुके हैं, और आपने नेचुरोपैथी एंड योगा को फॉलो भी किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। तो आज का जो टॉपिक है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, आंतरायिक उपवास। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर आने से पहले हम लोग जो है फास्टिंग की बात करते हैं कि फास्टिंग क्या होता है। थोड़ा सा ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। इंटरेक्टिव सेशन का मतलब ये होता है कि बातचीत भी चलेगी इसके बीच में। तो सबसे पहले मैं, आप जितने भी यहाँ पर लोग हैं उसमें से सब लोग जो हैं वो फास्टिंग से इंट्रोड्यूस पहले से हैं, उनको पता है कि फास्टिंग क्या होता है, उपवास क्या होता है। लेकिन फिर भी एक बार मैं ये जानना चाहूंगा कि फास्टिंग की परिभाषा कितने लोग जानते हैं, यहाँ पर फास्टिंग से क्या समझते हैं। जब भी सुनते हैं कि कोई फास्ट कर रहा है, उपवास कर रहा है, फास्टिंग चल रही है, तो उससे क्या समझ में आता है हमको। जो भी साथी जवाब देना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करें। कोई भी एक व्यक्ति मुझे फास्टिंग की परिभाषा एक बार बता दे, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आम पब्लिक जो है वो फास्टिंग से क्या समझती है। सर निराहार रहना। मतलब हम फास्टिंग का मतलब होता है निराहार रहना उस पर्टिकुलर डे के लिए। अगर हम उपवास भी करते हैं तो हम उपवास इसीलिए करते हैं क्योंकि हम खाली पेट रह सकें। ठीक है। तो जैसा कि मैम ने बताया, उन्होंने परिभाषा में ये बताया कि फास्टिंग का मतलब निराहार रहना, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना, ब्रेक देना उस एक दिन के लिए। तो फास्टिंग की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होती है। देखिए, ऐसा है, फास्टिंग की परिभाषा में एक दिन नहीं है, फास्टिंग एक दिन से ज्यादा भी हो सकती है। और फास्टिंग की परिभाषा में तीन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें यह रहता है कि उपवास क्या है। उपवास जब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, चाहे वो एक दिन हो, 3 दिन हो, 9 दिन हो, 40 दिन हो, एक स्पेसिफिक टाइम जो हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे, उतने टाइम के लिए अपनी खुद की मर्जी से, विलफुली अपनी मर्जी से, जब हम निराहार रहते हैं, जब हम खाने को ब्रेक देते हैं, जब हम कुछ भी कंज्यूम नहीं करते हैं, उसको फास्टिंग बोलते हैं। तो तीन एलिमेंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि मर्जी अपनी खुद की होनी चाहिए, किसी की जोर जबरदस्ती के से, किसी के और के कहने से हम फास्टिंग नहीं कर सकते, है ना। दूसरा, टाइम पीरियड उसमें पहले से ही डिफाइंड होना चाहिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए। और तीसरा, उसमें हमको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या कंज्यूम नहीं करना है। तो जैसे अगर कोई और बोले कि फास्टिंग करनी पड़ेगी, या हमारे पूर्वजों ने बोला कि आपको इस दिन पे, 11 पे, एकादशी पे या करवा चौथ पे फास्टिंग करनी है, और हमारी खुद की इच्छा नहीं है, तो वो फास्टिंग नहीं कहलाएगी। हमको अगर टाइम नहीं पता है कि कितने टाइम के लिए हमको फास्टिंग करनी है, तो वो फलाहारी चलेगी, साबूदाना चलेगा, तो वो भी फास्टिंग नहीं कहलाएगी। फास्टिंग का मतलब निराहार ही है। ठीक है, तो ये हो गई फास्टिंग की परिभाषा सबसे पहली। तो अच्छा, फास्टिंग कर क्यों रहे हैं, क्या रीजन है, क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट है, किसने बोला हमको फास्टिंग करने के लिए, क्या, क्यों कर रहे हैं फास्टिंग, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, पर्पस ऑफ फास्टिंग। कौन बताएगा क्यों कर रहे हैं फास्टिंग, पर्पस क्या है। सर फास्टिंग करने का मेन पर्पस होता है कि हम खाली पेट रह सके। मतलब पेट को भी आराम मिलना चाहिए, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। जैसे हमें रात में सोने के समय हमें रेस्ट की जरूरत होती है, हमारी बॉडी पूरी रेस्ट में जाती है, उसी तरह हमें हमारा जो पेट होता है उसको भी रिक्वायरमेंट होती है आराम की। तो वो जो फास्टिंग होती है उस कारण से भी हम कई बार फास्टिंग करते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को रेस्ट देने के लिए हम लोग फास्टिंग करते हैं। लेकिन मैडम ने ये भी बताया कि रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, तो उस टाइम पे भी पाचन तंत्र रेस्ट पे होता होगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम नहीं। सो रहे होते हैं तो हमारा पाचन तंत्र रेस्ट नहीं करता है। हमने रात को जो खाना खाया होता है, जो भी हमने कंज्यूम किया होता है, उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन, पूरी प्रक्रिया जो पाचन तंत्र की है, वो रात में चल रही होती है। मतलब रात में तो बॉडी को जो है, पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट नहीं मिल रहा है।
जब हम अपनी बॉडी को पाचन तंत्र को रेस्ट देने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि हम उसको हीलिंग का टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो जो है रिकवरी करे, अपनी एनर्जी की बचत करे। इसका मतलब ये है कि अब जो सिस्टम है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग दिन में 3 मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो मतलब हम बेसिकली अपनी बॉडी को हर 4 से 5 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं खाने के लिए, और वो बॉडी पूरा टाइम निरंतर बिना रुके काम कर रही है उसको पचाने के लिए। उससे रेस्ट देने के लिए हम फास्टिंग करते हैं अगर, या फिर इसी में अगर देख लिया जाए, बहुत सारे लोग जो है वजन कम करने के लिए, और उसके अलावा पेट की सफाई के लिए, एसिडिटी को ठीक करने के लिए, या फिर बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में जो फास्टिंग होती है वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए हम लोग फास्टिंग करवाते हैं, चाहे वो पाचन तंत्र की हो, चाहे वो हमारे श्वास समस्या की हो, चाहे हार्ट की तक कोई तकलीफ हो, चाहे मोटापा हो, जो भी फैटी लिवर हो, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए जब हम फास्टिंग को एक इलाज की तरह यूज करते हैं तो वहाँ हमारा पर्पस होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब थेरेपी, तो उसको बोलते हैं हम लोग थेरेप्यूटिक फास्टिंग, उपवास चिकित्सा। जब हम चिकित्सा के रूप में उपवास का सहारा ले रहे हैं उसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक फास्टिंग। भगवत गीता में भी ये लिखा गया है, ये बताया गया है श्री कृष्ण द्वारा, लंघनम परम औषधम। लंघनम परम औषधम मतलब, लंघनम मतलब फास्टिंग, फास्टिंग इज द अल्टीमेट क्योर। सबसे बड़ा जो ठीक करने का इंसान को तरीका है वो फास्टिंग है। हम लोगों ने ये चीज अपने आसपास डोमेस्टिक एनिमल्स में, जानवरों में भी देखी है। आप अपने आसपास देखेंगे, अगर कोई गाय है, कोई बकरी है, आपके घर में अगर पपी है, डॉग है, कैट है, जब भी उनकी तबीयत खराब होती है तो वो खाना छोड़ देते हैं। वो लोग अपने आप से खाना छोड़ देते हैं, भूख लगना बंद हो जाती है और वो बिना किसी दवाई के खुद ही ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। जब भी हमको कोई तकलीफ होती है, हमें कोई बीमारी होती है, हमें भूख नहीं लगती है, नेचुरल हंगर नहीं आती है, तो हमें खाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक बना हुआ है उसमें हमको आसपास वाले भी बोलते हैं कि खाओ ताकत मिलेगी, खाओ ताकत मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो खाएंगे उससे हमारी ताकत और कंज्यूम होगी, हमारी एनर्जी कंज्यूम होगी उसको डाइजेस्ट करने में। तो जब हम खुद को ठीक करने के लिए फास्टिंग करते हैं वो होती है थेरेप्यूटिक फास्टिंग। ये हो गया एक पर्पस। एक और पर्पस होता है जिसमें हम लोग कुछ तिथियों पे फास्टिंग करते हैं, जैसे कि ग्यारस हो गई, एकादशी हो गई, करवा चौथ हो गया, नवरात्रि हो गई, रमजान हो गया, पर्यूषण हो गया। इन सब दौरान भी हम लोग फास्टिंग करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं रिलीजियस फास्टिंग, है ना, रिलीजियस या स्पिरिचुअल फास्टिंग। धार्मिक कारण की वजह से जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसको रिलीजियस फास्टिंग बोलते हैं। वो हमारा पर्पस होता है कि हमको हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बड़े बूढ़ों ने सिखाया है कि इन तिथियों पे फास्टिंग करनी चाहिए। तो हमारा जो इंडिविजुअल सोल है वो यूनिवर्सल सोल के करीब आएगा, हम अपने इष्ट देवता के करीब जा सकते हैं, हम उनकी पूजा इस जरिए कर सकते हैं फास्टिंग के दौरान। तो वो भी हमारे पूर्वजों का एक तरीका था हमको सिखाने का कि हमको अपने शरीर को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। उससे जो है हम अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के पास पहुंच पाते हैं। तो ये हो गया रिलीजियस फास्टिंग। एक और रीजन होता है फास्टिंग करने का, जो हम अपने घरों में और अपने आसपास देख पाते हैं। जब घर में कोई बच्चे को कोई खिलौना चाहिए होता है और वो हम मना कर देते हैं कि नहीं अभी आपको नहीं मिलेगा, तब वो गुस्से में कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे ये खिलौना नहीं मिलेगा, ये मेरी जिद है, ये मुझे आप कंप्लीट करके दो। मतलब कि एक कोई भी इंडिविजुअल अपनी अथॉरिटी से अपनी कोई बात मनवाने के लिए, जब ये भी फास्टिंग है क्योंकि उसमें उसकी खुद की मर्जी है, उसने टाइम डिसाइड कर दिया कि मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे नहीं मिलेगा, और बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, ये भी फास्टिंग की परिभाषा में ही आता है। और इसी को बड़े लेवल पे हमने टीवी और न्यूज में भी देखा है, जब लोग प्रोटेस्ट के फॉर्म में गवर्नमेंट को अपनी बात मनवाने के लिए फास्टिंग करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, जो अन्ना हजारे जी ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, बहुत सारे पॉलिटिशियंस करते हैं। उसको बोलते हैं पॉलिटिकल फास्टिंग। पॉलिटिकल फास्टिंग का मतलब ये है कि ना आपको अपने हेल्थ को ठीक करना है उससे, ना आपको स्पिरिचुअल करना है, आपको अपनी बात मनवानी है। आप अपनी एक बात अहिंसक रूप से अथॉरिटी तक पहुंचाना चाह रहे हैं और तब आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल फास्टिंग। तो ये हो गए 3 पर्पस उपवास करने के। ठीक है, इसमें से हम किस पे काम करते हैं? हम उपवास चिकित्सा पे काम करते हैं, थेरेप्यूटिक फास्टिंग पे, क्योंकि फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हर तरीके से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, फिजिकल बेनिफिट्स हैं,
मॉनेटरी बेनिफिट्स है और इमोशनल बेनिफिट्स है प्लस स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है। हर तरीके के कोशा पे फास्टिंग काम करती है और हमें स्वास्थ्य सुधार देती है। तो हम जब थेरेपेटिक फास्टिंग करते हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि फास्टिंग के दौरान हम कैसे करने वाले हैं फास्टिंग, हमको क्या अलाउड है उस दौरान खाना। तो फास्टिंग का सबसे पहले हमने ये देखा था कि वो निराहार है, हमको खाना कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि आज मेरा उपवास है, मैं केवल फल फ्रूट लूंगा, तो वो फास्टिंग नहीं है, वो डाइटिंग है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आज मेरी फास्टिंग है, मैं सिर्फ कच्चा खाना खाऊंगा, सिर्फ सलाद खाऊंगा, सिर्फ अंकुरित खाऊंगा, तो भी वो फास्टिंग नहीं है, वो डाइटिंग है ना। तो खाना कोई भी चबाने वाली चीज खा रहे हैं अगर आप फास्टिंग के दौरान, तो वो फास्टिंग नहीं है, वो डाइटिंग है। तो फिर फास्टिंग क्या है? जब भी हम खाना पूरी तरीके से बंद करके सिर्फ लिक्विड्स ले रहे हैं, सपोज सिर्फ पानी ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जलाहार। जलाहार मतलब वाटर फास्टिंग, सिर्फ पानी पीना अलाउड है। या फिर कोई अगर आपसे कह रहा है कि आज मेरा उपवास है, आज तो मैं पानी भी नहीं पी सकता, करवा चौथ में जहां तक मैं जानता हूं पानी भी नहीं पिया जाता है। चांद देखने के बाद जो है फास्टिंग ब्रेक की जाती है, पानी पिया जाता है और पहला निवाला खाया जाता है। तो वो पूरा दिन जो है वो निर्जला होता है, ड्राई फास्टिंग। तीसरा इसमें होता है रसाहार। रसाहार में पानी के साथ साथ आपको जो है जूस भी अलाउड होता है। जूस में आप नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं, गाजर बीट का जूस ले सकते हैं, कोई भी जूस जो भी पीने वाली वस्तु है और नेचुरल है। पीने वाली वस्तु का ये मतलब नहीं है कि हम लोग पैक्ड जूस लेंगे या पैक्ड सूप जो आते हैं वो लेंगे, या फिर मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल है वो लेंगे, नहीं। नेचुरल होना चाहिए, खुद प्रिपेयर किया होना चाहिए। वो या तो जूस हो सकता है या तो फिर सूप हो सकता है घर का बना हुआ। क्योंकि जब भी हम लिक्विड लेते हैं उसमें 95% पानी ही होता है, बाकी 5% उसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स होते हैं। तो जूस अगर कोई ले रहा है तो उसको हम बोलेंगे रसाहार, जिसको बोलते हैं जूस फास्टिंग। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कल्पाहार। कल्पाहार मतलब मोनोडाइट फास्टिंग होता है। वो कुछ स्पेशल पेशेंट्स को करवाई जाती है जिनको उसी जूस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी से उनका इलाज होना होता है। एक ही तरीके का इंग्रेडिएंट अगर हम दे रहे हैं, मोनोडाइट, एक डाइट, उसको बोलते हैं कल्पाहार। जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स को जो है गेहूं के ज्वारे का रस दिया जाता है, व्हीट ग्रास जूस, या फिर अंगूर का रस दिया जाता है, ग्रेप जूस, या फिर अगर किसी पेशेंट को खून की कमी है तो उसको सिर्फ गाजर बीट का जूस दिया जाता है या अनार का जूस दिया जाता है। सिर्फ एक ही प्रकार का जूस। अगर कोई अपना वजन कम करने के लिए प्रयास कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, सपोज उसका वजन जो है वो 100 kg के ऊपर है और उसका टारगेट ये है कि उसको 85-90 के आसपास अचीव करना है, तो वो सिर्फ एक सफेद पेठे का रस, ऐश गोट जूस लेगा। 3 4 5 6 7 दिन निरंतर वो सिर्फ वही ले सकता है, उसको बोलते हैं कल्पाहार। तो ये फास्टिंग के प्रकार होते हैं इस बेसिस पे कि जो है हमको क्या अलाउड है फास्टिंग के दौरान लेना। फास्टिंग की प्रिपरेशन और ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं। उसके स्टेप्स होते हैं। हम जब नॉर्मल डाइट पर हैं, अचानक से हम फास्टिंग पे नहीं आ सकते कभी भी। अचानक से फास्टिंग पे आएंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, हो सकता है सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, बुखार आए, उल्टी आए, चिड़चिड़ापन हो, क्योंकि आदत नहीं है। आदत है रोटी खाने की, चावल खाने की, अचानक से फास्टिंग शुरू कर देंगे तो दिक्कत आ सकती है। वैसे ही फास्टिंग को अचानक से ब्रेक भी नहीं कर सकते। मान लीजिए फास्टिंग कर रहे हैं और अगले दिन अचानक से बाहर का तीखा मिर्च मसाला खा लिया, तो वो भी सही नहीं है। तो फास्टिंग की प्रिपरेशन और ब्रेकिंग जो है हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, जिसमें कि पहले हम नॉर्मल खाने पे होते हैं, धीरे धीरे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन होता है। पहले बॉइल्ड पे आते हैं, फिर कच्चे पे आते हैं, फिर फ्रूट पे आते हैं, फिर थिक जूस पे आते हैं और फिर फास्टिंग पे आते हैं। ब्रेकिंग भी ऐसे ही करते हैं। तो वो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम फास्टिंग जब करने वाले हैं तो अगर पहली बार कर रहे हैं तो हम किसी के गाइडेंस में करें, किसी के ऑब्जर्वेशन में करें, जिससे कि हम अपना प्रिपरेशन और ब्रेकिंग अच्छे से कर पाए, जिससे कि हमको फास्टिंग के असली बेनिफिट्स मिल पाए। उसके अलावा फास्टिंग के जो प्रकार होते हैं टाइम के हिसाब से, जैसे कि हमने बात करी, जब भी हम फास्टिंग करेंगे अपनी मर्जी से, तो पहले से ही टाइम डिसाइडेड होगा कि हमको कितनी देर के लिए करनी है। जैसा कि पहले मैडम ने बताया कि फास्टिंग की परिभाषा में एक दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए कोई फास्टिंग नहीं होती है।
एक दिन की फास्टिंग का कोई सेंस भी नहीं बनता है, क्योंकि उतना स्टोरेज तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही होता है कि हम जो है उसको चला लें। जब हम 3 से 5 दिन की फास्टिंग करते हैं, 3 से 5 दिन की, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म फास्टिंग, है ना, मतलब कम समय की। ठीक है, शॉर्ट टर्म फास्टिंग उसको बोलते हैं। जैसे ही हम 9 दिन से ज्यादा की फास्टिंग करते हैं, 9 दिन से ऊपर अगर हम गए, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म फास्टिंग। अब 9 दिन से ज्यादा मतलब कितना ज्यादा? सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबका वेट अलग अलग होता है, एज अलग अलग होती है, शरीर के अंदर तकलीफ अलग अलग होती है, सिचुएशन अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से जितने दिन फास्टिंग की जा सकती है, जब तक असली भूख ना लगे। असली भूख जब लग जाती है और तब अगर फास्टिंग ब्रेक नहीं की जाए, तो फिर वो स्टारवेशन में चला जाता है, जिसको भुखमरी बोलते हैं, जब हम अपनी मर्जी से फास्टिंग नहीं कर रहे होते हैं। तो वो ये देखना होता है असली भूख का मतलब क्या है। असली भूख तब लगती है जब शरीर के अंदर से खुद आवाज आए कि हाँ, अब सच में खाना खाने की जरूरत है, और उस टाइम पे सामने जो भी हो जो चलेगा। अगर ऐसा है कि सामने कुछ रखा है और मन नहीं है और दूसरा कुछ खाना है अपने मन का, वो फास्टिंग नहीं कहलाती है, वो एपेटाइट कहलाती है। फास्टिंग मतलब असली हंगर वो है, असली भूख वो है, जब हमारे सामने अगर सूखी रोटी भी हो और वो भी हमें चल जाए, तो भी वो चल जाएगा और उससे हमारा पेट भर जाएगा, उसी को असली भूख कहते हैं। तो जहां अगर मान लीजिए 40 दिन का फास्ट किया और 40वें दिन पे असली भूख आ गई कि हाँ, अब शरीर को कैलोरीज की जरूरत है, तो वहां फिर हम लोग फास्टिंग को एंड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म फास्टिंग 9 दिन से लेके उतने दिन तक होती है। अब जो हमारा मेन जो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, आंतरायिक उपवास। अभी तक जो मैंने बताया वो सब क्लियर है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, कैरी ऑन करिए प्लीज। ठीक है। तो बेसिकली हमने फास्टिंग के टाइप्स की बात कर ली, फास्टिंग के पर्पस की बात कर ली, और फास्टिंग की परिभाषा क्या है इस पे हमने बात कर ली। अब जो है, हम जो तीसरा टाइप है फास्टिंग का, शॉर्ट टर्म फास्टिंग हो गया, लॉन्ग टर्म फास्टिंग हो गया। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, आंतरायिक उपवास के बारे में। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से हम लोग क्या समझते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है वो हम डेली कर सकते हैं और निरंतर जीवन भर कर सकते हैं। उसमें ये रहता है कि हमारे दिन में जो 24 घंटे हैं, उसको हमने दो भाग में डिवाइड कर लिया। एक हो गया उसमें लंबा भाग, एक हो गया उसमें छोटा भाग। तो जो लंबा भाग है वो रहेगा लगभग 17, 18, 19 घंटे का। 17, 18, 19 घंटे की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग चलेगी, वो निराहार रहेगा, उसमें खाना कुछ भी अलाउड नहीं होगा, उसमें हमको सिर्फ लिक्विड अलाउड होंगे। ठीक है। और जो बाकी का टाइम बचा, हमारे जितने भी 6, 7 घंटे बचे, उस दौरान हमको जो है खाना अलाउड रहेगा। तो जो 6, 7 घंटे हमारे पास हैं, उसमें हम लोग हमेशा दो मील्स रखेंगे। एक रखेंगे हम लोग जो है दोपहर का लंच, और एक रखेंगे रात का डिनर। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो उस हिसाब से सुबह मान लीजिए अगर हम 7 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे अगर हम उठ रहे हैं, तो हमारा दिन का पहला मील जो होगा लंच, वो 1 बजे होगा। ठीक है, 7 बजे से 1 बजे तक 6 घंटे हो गए। 6 घंटे तक हम लोग सिर्फ लिक्विड्स लेंगे। लिक्विड्स में हम लोग सुबह को अपनी कंडीशन के हिसाब से कोई भी हर्बल ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे मेथी दाने का पानी, या तुलसी का पानी, या जीरा ज्वाइन का पानी, या धनिया का पानी, या हर्बल चाय हम ले सकते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक ग्रीन टी बोलते हैं। दूध वाली चाय हम लोग नहीं लेते हैं, वो हमको नुकसान करती है, एसिडिटी करती है। तो उसकी जगह पे हम लोग जो है हर्बल टी प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, और वो चाय का रिप्लेसमेंट भी होती है। नाश्ते में हम लोग जूसेस लेते हैं, केवल जूसेस लेते हैं अलग अलग प्रकार के, ताकि हम जो है अपनी बॉडी को एलिमिनेशन का टाइम दे पाए। एलिमिनेशन के दौरान जो है हमारा सुबह का टाइम, हमारे रात भर बॉडी ने पाचन तंत्र में काम किया होता है, उस एलिमिनेशन को सपोर्ट करने के लिए सुबह हम लोग जूसेस लेते हैं, जिससे कि हम लोग फ्रेश अच्छे से हो पाए। सुबह उठते साथ ही हैवी ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता है, वो बॉडी को लोड देता है ना। तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। फिर दिन का लंच जो है, लंच हम हेल्दी लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अमूमन जनता इंडिया की ये करती है कि वो जब एक मील लेती है, तो मील में 90% उनका पका हुआ रहता है, 90% कुक्ड डाइट रहता है, और 10% जो है वो मुश्किल से उसमें सलाद या फ्रूट रहेगा। लेकिन हम जो हेल्दी डाइट लेते हैं उसमें 50-50 रखते हैं। 50% हम उसमें जो है वो हेल्दी फ्रेश अपक रॉ डाइट रखेंगे, जिसमें हमारा सलाद आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा, जूस आ जाएगा, या सूप आ जाएगा, या अंकुरित आ जाएगा। बाकी का
पहले हम लोग ये खा लेंगे, खाना खाने से एक पहले एक प्लेट हमने सलाद अगर खा लिया तो हमारा पेट इतना भर जाएगा कि हमको 2 या 3 रोटी की भूख बचेगी ही नहीं। हम जो है फिर कम रोटी लेंगे, 1 या 1.5 रोटी में हमारा पेट भर जाएगा। तो हम 50-50 जैसे ही करेंगे तो उससे हमको बहुत फायदा होगा। पहली बात तो जितनी भी बीमारियां गलत खान पान की वजह से है, जैसे कि शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, गठिया रोग, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, फैटी लिवर, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो हम उससे बच सकते हैं जब हम अपने खाने के पैटर्न को 50-50 कर देंगे। उसके अलावा हमको पैसे की बचत होगी, हमारा गैस सिलेंडर, हमारा घी, तेल, बटर, मिर्च मसाले, ग्रोसरी का सामान, ये सब की खपत कम होगी, इसमें हमको बचत होगी। तीसरा, जो हम इन बीमारियों की वजह से डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं तो डॉक्टर की फीस और जांचों का खर्चा और जो डेली बेसिस पे हमारे घर में दवाई आती है वो, उसका खर्चा भी हम बचा सकते हैं केवल इस डाइट पैटर्न को चेंज करके। चौथा, हमारा समय बचता है क्योंकि हमको जो है पके हुए खाने को बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। जब पका हुआ खाना कम बनेगा, कच्चा ज़्यादा बनेगा तो उससे हमारा टाइम भी बचेगा। ये 1 बजे वाला लेडीज़ का प्रोग्राम है तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने तरीकों से अपने घर में अपने फैमिली को स्वस्थ रख सकते हो, प्लस अपना टाइम और पैसे कैसे बचा सकते हो, सिर्फ़ इस पैटर्न को फ़ॉलो करके। 7 घंटे हमको दिन में खाने के मिल रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी 17 घंटे का भी इसी में खाएं, नहीं। हमको 7 घंटे में हेल्दी खाना है, स्वस्थ खाना है, पौष्टिक खाना है। तो ये हमारा दिन का मील हो जाएगा। फिर जो शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे हम लोग जो है कुछ हेल्दी स्नैकिंग की हमको जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग चाय और कुकीज लेते हैं, वो बहुत गलत है। उसकी जगह पे शाम के टाइम पे हम लोग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, स्मूदीज घर पे फ्रूट स्मूदीज ले सकते हैं, हम ठंड के टाइम पे सूप बना के ले सकते हैं, हम अंकुरित सलाद, अंकुरित भेल, स्वीट कॉर्न की कचुम्बर सलाद बना के ये ले सकते हैं। इसमें हम लोग नेचुरल मसाले यूज करते हैं, जैसे नींबू, काली मिर्ची, सेंधा नमक, हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना। ये सब हम जब यूज करते हैं तो इससे इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और इसमें हमको तीखे मिर्च मसाले यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमको नुकसान करते हैं, कब्जियत पैदा करते हैं, एसिडिटी पैदा करते हैं। उसके अलावा इसके बाद जो हम लोग रात की मील लेते हैं, रात की मील हम लोग लेंगे करीबन सूर्यास्त के टाइम पे 7:30-8 बजे। 7:30-8 बजे रोटी हमने दिन को ली थी तो रात को हम लोग रोटी नहीं लेंगे। रात को भी हम लोग जो है क्या करेंगे, पहले सलाद खाएंगे, उसके बाद हम लोग दाल चावल, दलिया, खिचड़ी, इडली सांभर, ओट्स, सूप ये सब ले सकते हैं। इससे जो है हमारा रात का जो हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है, जो हमको हैवी करता है, हमें आलस देता है, वो हमारा बच जाएगा। तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये अगर आप देखेंगे, दिन को आपकी पहली मील 1 बजे हुई थी, शाम की आपकी आखिरी मील 8 बजे होगी, तो ये 7 घंटे का समय है। इसके अलावा दिन भर में आपने सिर्फ लिक्विड्स लिए, रात को सोने से पहले भी हम जो है फटे दूध का पानी ले सकते हैं, हम लोग प्याज का रस ले सकते हैं। जिस जिसको जो जो समस्या है उसके अकॉर्डिंग, जैसे जिसको नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है, वो प्याज का रस ले सकता है। जिसको जोड़ों में दर्द रहता है और गठिया का प्रॉब्लम है, कंधों में, कमर में या घुटनों में तकलीफ रहती है, वो कच्चे आलू का रस ले सकता है। जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो जीरा अजवाइन का पानी ले सकता है। जिसको किडनी या थायराइड की प्रॉब्लम है वो धनिया का पानी ले सकता है, दालचीनी का पानी ले सकता है। जिसको लिवर में इश्यूज है, लिवर में फैटी है या लिवर सिरोसिस है, वो फटे दूध का पानी ले सकते हैं। जिसको शुगर की समस्या है वो मेथी दाने का पानी ले सकते हैं। ये सब नेचुरल दवाइयां हैं जो हमको प्रकृति ने दी हैं। हम लोग जो फैक्ट्री की बनी हुई दवाइयां, ड्रग्स, केमिकल्स जो कंज्यूम करते हैं, उसके लिए ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, नेचुरल सब्स्टिट्यूट, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और हमको बहुत फायदा भी देते हैं ये सब। तो ये हमारा जो है 7 घंटे हमने खाने का रखा और 17 घंटे हमने शरीर को रेस्ट दिया। ये हमने वैसा ही पैटर्न फॉलो किया जो हमारा हार्ट, हमारा जो हृदय है, वो जो पैटर्न फॉलो करता है। हमारा जो हार्ट है वो केवल 4 बीट्स में से 3 बीट्स तक वो आराम करता है, सिर्फ 1 बीट के जितना वो ब्लड सर्कुलेशन करता है। तो हमारा हार्ट हमको, हमारी फिजियोलॉजी हमको यही सिखाती है कि रेस्ट इंसान के लिए बहुत नेसेसरी होता है।
बिना खाने के हम 40-50 दिन सरवाइव कर सकते हैं, बिना पानी के हम 10-12 दिन सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन बिना रेस्ट के, बिना नींद के हम 5 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते, 4 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो रेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फास्टिंग हमको यही देता है। फास्टिंग हमारे पाचन तंत्र को रेस्ट देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हील होने का समय देता है। लगातार खाने की वजह से जो हमने एनवायरनमेंट को एसिडिक किया है अपने पेट के, उसको वापस बैलेंस करने का, पेट के छालों को, शरीर के अंदर जो तकलीफ हुई है ज़्यादा खाने की वजह से, ओवरलोड करने की वजह से, उसको हीलिंग का समय हमको फास्टिंग देता है। प्लस ये डेली हम इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ हमको बहुत सारी चीज़ें अटेंड करनी होती हैं। हमको फंक्शंस में जाना होता है, हमारे घर पे कभी-कभी लोग आते हैं, हमें मान-सम्मान के लिए भी खाना पड़ता है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, वहाँ हम लोग जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग के थोड़े रूल्स को आगे पीछे करके बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? जिस दिन भी अगर कोई ऐसी चीटिंग हो, कभी बाहर का खाया या घर पे बाहर का आया या इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक करी, तो अगले दिन जो है हम पूरा दिन जूस फास्टिंग कर सकते हैं, रसाहार कर सकते हैं। उससे जो है हम वो बैलेंस बना लेंगे, उससे जो है शरीर अपने आप उसको हील कर देगा। तो ये पूरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो शेड्यूल है, वो अगर हम, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, हम इंडियंस हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बिना रोटी और बिना चावल के हमारा पेट नहीं भरेगा, तो चावल रोटी भी हम बंद नहीं कर रहे हैं। हम जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये सब ले रहे हैं जो हमें लेना है, लेकिन कम मात्रा में। उससे ये होता है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करना बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही बेनिफिशियल है। हमको बहुत सपोर्ट उससे मिल जाता है और इसको हम निरंतर लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं। प्लस जो घर की लेडीज़ हैं, अगर वो इस पैटर्न को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी पूरी कम्युनिटी में फॉलो करवा देती हैं, तो आपको ओवरनाइट इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। अगले ही दिन आप ये देखेंगे कि पेशेंट जो भी आपके साथ में ये फॉलो कर रहा है, उस वो एनर्जी लेवल ज़्यादा फील कर रहा है, उसकी स्किन अच्छी हो रही है, इम्यूनिटी अच्छी हो रही है, एनर्जी लेवल्स उसके अच्छे हो गए हैं, जो भी उसको तकलीफें थी, उसमें जो तकलीफ आ रही, जो सिम्टम्स दिख रहे थे वो आना कम हो गए। इससे कब्ज़ तुरंत ठीक हो जाएगी, एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन तुरंत ठीक हो जाएगा। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो है वो आपको नॉर्मल मिलने लगेंगे। इसके अलावा जो है बोन्स और जॉइंट्स जो है वो हेल्दी हो जाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे, मसल ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे। और जब एनर्जी अच्छी होगी तो आउटपुट, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। और जो बीमारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, बिना किसी, अगर एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं है, योगा करने का टाइम नहीं है, तो सिर्फ इस डाइट को फॉलो करके हमको हमारे जो भी रिजल्ट चाहिए वो हम अचीव इजीली कर पाएंगे। तो ये एक पूरा इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो शेड्यूल है, जैसे ही हमारे यहाँ पे साधक नेचुरोपैथी करने आते हैं, पहले ही दिन से उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करवा दिया जाता है, इस शेड्यूल पे ले आया जाता है। कैलोरी को कैसे बैलेंस करना है, कैसे हमको उसको नियमित रूप से खाने पीने की दिनचर्या को बनाना है, वो हम सिखाना शुरू कर देते हैं। और 10th डे तक ये जो है वो हैबिट में आ जाता है। हैबिट में आ जाता है तो अपने आप बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाती है, भूख लगना ही, सुबह के नाश्ते वाली भूख बंद हो जाती है, चाय की जो क्रेविंग होती है वो खत्म हो जाती है, मिर्च मसाला तला भुना ज़्यादा हैवी खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, क्योंकि बॉडी को जो चाहिए वो इजीली हम लोग ने प्रोवाइड कर दिया। जितना न्यूट्रिएंट चाहिए, जितनी कैलोरी चाहिए, जितना पानी, फाइबर चाहिए, विटामिन, मिनरल जो भी है, इस डाइट से हमको भरपूर रूप से मिल जाता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम पके हुए खाने में धुएं में उड़ा देते हैं, लेकिन जब हम जूसेस लेते हैं, ग्रीन जूस लेते हैं सब्जियों का, या गाजर बीट जूस लेते हैं, या सलाद के रूप में लेते हैं, तो वो वैसे के वैसे न्यूट्रिएंट्स हमको इजीली मिल जाते हैं। तो ये एक पूरा इंटरमिटेंट का जो शेड्यूल है, मैंने आपको एक ब्रीफ तरीके से समझाया है।